अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स लेटर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, लेकिन ये क्या करेगा, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे अ लेटर। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन हमें बताता है कि इन दोनों के दरमियान जो फ्रैक्शन फोर्स है वो कितना है। हम सिंपली क्या कहेंगे, हाउ मच इज द फ्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ द बॉडी। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज है 9 सितंबर 2025। आज से आप लोगों के एफएनएस के जो टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया होगा, लेकिन आज मेरे 15 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी स्टूडेंट ऐसी नहीं है जिसने टेस्ट फेल किया हो। 15 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह 15 के 15 ने टेस्ट जो है पास किया हुआ है। तो चूंकि तमाम एमसीक्यूज तो किसी को भी याद नहीं रहते, सो जो एमसीक्यूज उनको याद थे उन्होंने मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर सकता था जो उन्होंने मुझे एमसीक्यूज बताए हैं। लेकिन मैंने चाहा कि मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊं, अलग से पीडीएफ बनाऊं, ताकि आपको डिटेल के सब आज अपने एक्सपीरियंस को स्टार्ट करते हैं। और ये एमसीक्यूज अगर आप लोग मेरे प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस देखे हों, सो ये एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर में भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। मीन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर योर इनिशियल टेस्ट। So your first MCQ is Charles' law states that volume of a gas is directly proportional to. So first of all हम चार्ल्स लॉ के स्टेटमेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। चार्ल्स लॉ कहते हैं अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो, सो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाते हो तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से मुराद ये होता है अगर आप एक क्वांटिटी को कम करते हो तो दूसरी बढ़ जाती है, और अगर दूसरी क्वांटिटी को बढ़ाते हो तो एक क्वांटिटी कम हो जाती है। तो इन्वर्सली से मुराद ये है और डायरेक्टली से मुराद ये है। अब चार्ल्स लॉ के मुताबिक जिस तरह मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया, चार्ल्स लॉ स्टेट करता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। और यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या है कि जो प्रेशर होगा ये कांस्टेंट रहेगा। तो चार्ल्स लॉ में आपका जो कांस्टेंट फैक्टर है वो प्रेशर है और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसके अगर हम फार्मूला की बात करें तो चार्ल्स लॉ का जो फार्मूला है वो है V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। इसके अलावा बॉयल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। सो बॉयल्स लॉ के स्टेटमेंट के मुताबिक वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है। सो जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अलग होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अलग होता है। तो इससे मतलब क्या है, जब भी आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो सो वॉल्यूम कम हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसी है, जब भी आप सपोज करें किसी पेस्टन को ले लें और आपने उसको लगा लिया किसी लिक्विड के ऊपर, सो जैसे आप पेस्टन को प्रेस करते हो सो आप प्रेशर लगा रहे हो, नीचे जो वॉल्यूम है वो कम होते जा रहा है। और जो आपके बॉयज लॉ है इसमें कांस्टेंट फैक्टर क्या होगा, तो वो है टेम्परेचर। सो चार्ल्स लॉ में जो कांस्टेंट फैक्टर है वो प्रेशर है, जबकि बॉयज लॉ में जो कांस्टेंट फैक्टर है वो टेम्परेचर है। थर्ड लॉ जो मैंने बताया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ में जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, और यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है और प्रेशर है ये दोनों कांस्टेंट। एमसीक्यू नंबर 2 इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि एनर्जी की वो टाइप है जो किसी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से होता है। सो किसी भी गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। सो हम लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर सपोज करें टेम्परेचर ना दिया हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिया हो, तो वहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड टेम्परेचर दीज आर द सेम, और टेम्परेचर को आप मेजर करोगे केल्विन में। ठीक है, यहाँ पर प्रूफ भी दिया गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और इसका जो फॉर्मूला है वो है 3/2 और के टी या के बी टी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, के बी। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो फ्लेम कलर। अब यहाँ पर आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फ्लेम कलर क्यों आता है। तो जब भी आप किसी करस्पॉन्डिंग या कोई स्पेसिफिक कंपाउंड को जलाते हो
फ्लेम के ज़रिए, गैस के ज़रिए, डिफरेंट तरीके से, तो उसमें आपको कोई स्पेसिफिक कलर नज़र आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर जितने भी कंपाउंड्स ऐड किए हुए हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो या फिर बेरिलियम हो, इन चारों का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर नहीं है। और ये एमसीक्यूज अगर आप मेरे नोट्स में से देखोगे, तो ये एमसीक्यूज इसके अलावा एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट, एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट, एमसीक्यूज नंबर थर्ड, ये दोनों मेरे नोट्स में अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा लिथियम का मैंने ऐड किया हुआ है, जो पिंक है, पोटाशियम का लाइट पिंक है, आयरन का ऑरेंज है, सोडियम का येलो है, कॉपर का ग्रीन है। सो स्टूडेंट्स, जो फ्लेम कलर्स है ये आपने कोशिश करनी है गूगल पर लिख ले फ्लेम कलर्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, तो आपके सामने पूरा लिस्ट आ जाए। क्यू नंबर 4 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू। सो यहाँ पर मैंने एक एटम ऐड किया हुआ है, ठीक है। एटम में सेंटर में आपको मिलेगा न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीज़ों को थोड़ा समझ लेते हैं। न्यूक्लियस में आपको दो स्पीशीज मिलेंगी, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। फिर न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द आपको मिलते हैं शेल्स, ठीक है। शेल्स यहाँ पर आई थिंक सो नहीं दिए गए। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये शेल्स है। शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो ग्रीन कलर से ये आपके इलेक्ट्रॉन है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं ये हमेशा बराबर होंगे एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर के सिंबल को आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर को हम सिंबलाइज करते हैं Z से, और एटॉमिक मास को हम सिंबलाइज करते हैं ऐसे। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का पूछ लिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, जो आपका न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है, या फिर इस पर नो चार्ज। क्यू नंबर 5 इज फॉर्मेशन ऑफ सोप इज द एग्जांपल ऑफ। सो जो सोप यानी साबुन आप यूज करते हो, ये कौन सा प्रोसेस है? सो ये कहलाता है पार्शियल सिंथेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिएक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, और उसके बाद हम इसको समझते हैं कि पार्शियल सिंथेसिस होता क्या। तो जब भी आप फैट्स की या फिर ऑयल की हाइड्रोलाइसिस या फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं विद अ बेस, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसमें आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। सो इससे आपके साथ एक बन जाता है सोप यानी साबुन, साथ साथ आपको साल्ट्स प्लस ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल आपको पता है जो ऑयली चीज होती हैं। सो अब पार्शियल सिंथेसिस होता क्या है, या फिर अगर हम फॉर्मेशन ऑफ सोप इसकी डिफिनीशन को देख ले, सो हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स और ऑयल्स with the base which gives the product soaps, salts and glycerol is known as synthesis of soap या फिर simply partial synthesis। अब इसको partial synthesis क्यों कहते हैं? देखिए, इसमें एक नेचुरल चीज़ यूज़ हो रही है, जिस तरह यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑयल्स दिए गए हैं, प्लस इसमें आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो। केमिकल रिएक्शन कैसे करवा रहे हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स कर रहे हो एट द टेम्परेचर ऑफ 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दैट्स वाई से हम पार्शियल सिंथेसिस कहते हैं। और मैंने आपको प्रोडक्ट्स बता दिए, सिर्फ सोप नहीं बनता, सोप, साल्ट और ग्लाइसरॉल, ये तीनों प्रोडक्ट्स जो है वो बस। क्यू नंबर 6 इज अ फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ इज वेडनेसडे, देन 14 डे विल बी। सो इसके जो सिंपल सा ट्रिक है वो ये है कि एक वीक में होते हैं 7 डेज, ठीक है। सो फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ ये क्या है? वेडनेसडे है। सो 1 में 7 ऐड करेंगे, सो 8 डे को भी आ जाएगा वेडनेसडे। फिर 8 + 7 करेंगे, सो आएगा 15, 15 को भी हो जाएगा वेडनेसडे। हमने बताना है 14 डे का, सो 15 से एक डे पीछे आएंगे, सो 14 हो जाएगा, और 15 का आपका हो जाएगा ट्यूसडे। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नहीं है, आपने लिख लेना है ट्यूसडे। अब स्क्रीन नंबर 7 इज इफ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन एग्स इज 78 रुपीज, देन प्राइस ऑफ 5 एग्स विल बी। तो फ्रेंड्स, इस पर मैं वीडियो शूट कर चुका हूँ 8 डजन्स के क्वेश्चन के ऊपर। इंशाल्लाह जल्द कोशिश करूँगा कि वो आपके साथ अपलोड कर सकूँ, ताकि आपको उससे मुनाफा हो सके। तो एक डजन्स की जो प्राइस है वो 78 रुपीज़ है। हमने बताना है कि 5 एग्स की प्राइस क्या आएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 1 एग की प्राइस को फाइंड आउट करेंगे। 1 एग की प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे? 78 को जब आप 12 से डिवाइड कर लेंगे, तो आपके सामने आ जाएगा 6.5। यानी एक अंडे की कीमत क्या है? 6.5 है। हमने बतानी है 5 एग्स की, सो 5 को मल्टीप्लाई कर ले 6.5 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 32.5। नंबर 8 इज विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव्स इम्पल्सेस। सो अगर आपने मेरे नोट्स बाय किए हो, तो उस पर मैंने नर्वस कोऑर्डिनेशन में एक कंप्लीट चैप्टर लिखा है। यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूरॉन होता क्या है। तो आपके नर्वस सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो कहलाता है न्यूरॉन। सबसे पहले आपको न्यूरॉन में मिलती है सोमा, या फिर इससे आप सेल बॉडी भी कहते हो, ठीक है, जिसमें आपको एक न्यूक्लियस भी मिलता है।
सोमा या फिर सेल बॉडी से आपको छोटे छोटे ब्रांच स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो कहलाता है डेंड्राइट्स। फिर आपको लॉन्ग टेल मिलेगा जो कहलाता है एक्सोन। और एक्सोन के एंड पर आपको मिलेंगे ऐसे छोटे छोटे धागे जो कहलाते हैं न्यूरॉन्स या फिर नर्व एंडिंग। और यहाँ पर आपको मिलेंगे माइलिन शीट। माइलिन शीट भी आपको समझाता हूँ, जो आपके एक्सोन सेल्स होते हैं, इसके ऊपर जो फैटी आपके सामने इंसुलेशन हुई होती है ये कहलाती हैं माइलिन शीट। और एक सेल कहलाता है शवान सेल। अब यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट को देखेंगे, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इम्पल्सेस, न्यूरॉन का वो कौन सा पार्ट है जो इम्पल्स को, जो आने वाले मैसेज को रिसीव करता है, सो वो कहलाते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इम्पल्स को या फिर आने वाले मैसेज आप कह सकते हो उसको रिसीव करते हैं, देन उसको देते हैं सेल बॉडी को, सेल बॉडी से ट्रांसफर करती है एक्सोन को, और एक्सोन फिर इसको आगे मूव करती है। एक्सोन के ए से आप अंदाज़ा लगा सकते हो अवे। तो ये क्या करेंगे, सेल बॉडी से मैसेज को आपके जो न्यूरॉन के डिफरेंट टाइप्स है, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स, इसकी तरफ लेके जाएंगे। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं, और एक्सोन क्या करते हैं, ये मैसेज को अवे कैरी करते हैं। इसकी नंबर 9 इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। सो दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो आपको गैप मिलता है, सपोज करें ये एक न्यूरॉन है, यहाँ पर ये दूसरा न्यूरॉन है, तो इनके दरमियान जो आपको एम्प्टी स्पेस मिलता है ये कहलाता है साइनेप्स। नंबर 10 इज व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर। सो फिजिक्स में अपने स्टूडेंट्स टू टाइप्स की क्वांटिटीज पढ़ी होंगी, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसके लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इन दोनों की ज़रूरत हो। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। गिवन ऑप्शन में अगर हम मोमेंटम की बात करें, तो ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम हमारे पास, इसको हम सिंपली पी से डिनोट करते हैं, और ये एम वी के बराबर है। एम मैस है और वी वेलोसिटी है। यहाँ पर अगर हम वर्क की बात करें, तो वर्क हमारे पास एफ डॉट डी कोस थीटा के बराबर है। एफ फोर्स से डी आपका डिस्टेंस है, और कोस थीटा आपका एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस। अगर हम एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी क्या है, एनर्जी हम सिंपली कहते हैं कि हमारे पास टू टाइप्स की है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आपने हाफ एम वी स्क्वायर बताना है। अगर पोटेंशियल एनर्जी का पूछ लिया जाए तो आपने एम जी एच बताना है। इस तरह अगर हम पावर की बात करें, तो पावर हमारे पास W ओवर डी के बराबर। इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। सो अल्फाबेटिकल सीरीज है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इजी सीरीज। सबसे पहले आपने सीरीज को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर अगर आप फोकस करो, सिंपली एक एक अल्फ़ाबेट को मिस किया जा रहा है। ए के बाद बी को मिस किया तो आगे लिख दिया सी, सी के बाद डी को मिस किया तो आ गया ई, ई के बाद एफ को मिस किया गया तो आगे लिख दिया जी, जी के बाद एच को मिस किया गया तो आगे लिख दिया आई के बाद आप क्या करेंगे, जे को मिस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। स्किल नंबर 12 इज द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज फिजिक्स वालों के लिए निहायत ईजी होगा। मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बकाया फिजिक्स इज़ नॉट माई सब्जेक्ट, मुझे बकाया सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रिप हैं, चाहे वो मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो। फिजिक्स मेरे लिए थोड़ा सा टफ होता है। सो जब भी स्लोप की बात की जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी के। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ज़्यादा कब होगा, कम कब होगा, ये भी बता देता हूँ। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है अगर वो पॉजिटिव हो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। अगर स्लोप नेगेटिव में हो, सो जो आपके एक्सेलरेशन है उसमें कमी आएगी, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा। अगर ज़ीरो स्लोप है, सो वो जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव। क्वेश्चन नंबर 13 इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज। तो सबसे पहले फ्रैक्शन होता क्या है। तुम सपोज करें मैंने कहा ये एक बॉडी है, और इस बॉडी के ऊपर आप दूसरी बॉडी को रगड़ रहे हो। सो आप देखोगे जब आप बॉडी को खींचते हो, फिर ये जो बॉडी है ना, इसके साथ कोई फोर्स बनाती है और इस बॉडी को आगे मूव नहीं होने देती। सो ये कहलाता है फ्रैक्शन फोर्स। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन हमें बताता है कि इन दोनों के दरमियान जो फ्रैक्शन फोर्स है वो कितना है। हम सिंपली क्या कहेंगे, हाउ मच इज द फ्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ द बॉडी। सो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होती है या फिर आप इसे यूनिट लेस कह सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर रीजन बताऊंगा कि डायमेंशनल लेस क्यों होती है।
सो इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और ये हमारे पास फोर्स डिवाइडेड बाय न्यूटन के बराबर होता है। सो आपको पता है कि फोर्स को भी हम मेजर करते हैं न्यूटन में, फोर्स डिवाइडेड बाय न्यूटन। सो न्यूटन न्यूटन के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है इसका कोई भी यूनिट जीरो। नंबर 14 इज इन अ क्लास देयर आर 500 स्टूडेंट्स आउट ऑफ व्हिच 360 आर मेल, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स। सो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो निहायत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। सो ये एमसीक्यूज लास्ट ईयर भी बार बार रिपीट हुआ था कि क्लास में 500 स्टूडेंट्स है जिसमें 360 आपके मेल्स है, आपने फीमेल्स का परसेंटेज फाइंड आउट करके देना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फीमेल के नंबर को फाइंड आउट कर लेना है। सो 500 टोटल है, इसमें 360 मेल को सब्ट्रैक्ट कर ले, सो आपके सामने आ जाएगा 140 क्या है, ये फीमेल्स है। अब परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाई विथ 100। पार्ट यहाँ पर क्या है, फीमेल्स है, सो 140 फीमेल्स हो गए डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई विथ 100। सो आपका आंसर आ जाएगा 33.33%। इसके अलावा एक क्वेश्चन होता है 90% ऑफ 90, ये भी निहायत ज़रूरी है। एमसीक्यू नंबर 15 इज शी लाइक्स टी एंड कॉफ़ी इज अ ब्लैंक। तो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के टाइप्स लाइक सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके एग्जाम्स के लिए। और मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। अब यहाँ पर शी लाइक्स टी एंड कॉफ़ी। सो अब यहाँ पर हमने बताना है कि सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सिंपल एक प्रेडिकेट है। सिंपल यहाँ पर एक क्लोज की बात की जा रही है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब इसमें आपके प्रेडिकेट क्लॉज जब ये ज्यादा हो जाते हैं। एक सिंपल सेंटेंस। क्यू नंबर 16 इज दे रोट अ लेटर। अब यहाँ पर आपको ये दिया गया एक्टिव वॉइस में, आपने चेंज करना है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस के लिए हम नॉर्मली जो फॉर्मूला यूज करते हैं, हम कहते हैं सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये सिंपल क्या होता है, ये एक एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वो है दे। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका है ऑब्जेक्ट आपका है लेटर, और वर्ब क्या है, वो है रोट, क्योंकि एक्शन कर रहा है। अब हमने चूंकि इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, सब पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज है। और पैसिव वॉइस में से एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ये हमेशा जगह लेगा सब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट हम लिख लेंगे कि सब्जेक्ट के बराबर है। अब मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखने लगा हूँ। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, दिन आएगा पी, दिन आएगा पास्ट पार्टिसिपल, मैं पी लिख देता हूँ, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स लेटर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, लेकिन ये क्या करेगा, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे अ लेटर, फिर हमने कहा कि हम लगाएंगे बी, लेकिन जो यहाँ पर बी की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पर इसलिए हम बी नहीं लगा रहे। जहाँ पर बी की ज़रूरत होगी वहाँ पर हमने बी लगाना है, जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। सो इसका जो पास्ट है वो क्या है, वो है वो। सो वॉज आ गया। दिन मैंने कहा कि बाय लगाएंगे, सो आप बाय लगा लेना, बाय लगा लेंगे। दिन हमने कहा सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, वो है दे, सो चेंज हो जाएगा दिम। सो ये हो जाएगा अ लेटर वॉज रिटन बाय देम। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है ऑप्शन। क्यू नंबर 17 है ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। उसमें कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यानी उर्दू में इसका मतलब क्या होगा, उसे मौसीकी सुनने का शौक है या फिर वो गाने बजाने का शौक है। क्यू नंबर 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 60% कार्बन। तो यहाँ पर मैंने आपको खोल के डिफरेंट टाइप्स दिए हैं और परसेंटेज भी ऊपर लिखी हुई है। अगर यहाँ पर हम देखिए 55% की बात करें तो ये पीट हैं। अगर 75% की बात करें लिग्नाइट हैं। अगर 85% की बात करें बिटुमिनस हैं। अगर एंथ्रासाइड की बात करें तो 95 होगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर 60% कहाँ पर है, तो देखिए 55 से लेके 75 तक ये आपका होगा पीट, 75 से लेके 85 तक होगा लिग्नाइट, 85 से लेके 95 तक होगा बिटुमिनस, और 95 से लेके 100 तक होगा एमसीक्यूज ऑफ टुडेज एक्सपीरियंस।
द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है मीथेन। यहाँ पर भी अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। स्टूडेंट, जब भी आप घर में चूल्हा जलाते हैं तो आप देख लीजिएगा कि उसमें ज़्यादातर आपको ब्लू कलर मिलेगा। ब्लू कलर क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें ज़्यादातर होता है मीथेन। मीथेन के बाद आपको लाइट सा रेडिश कलर मिलता है, सो वो होता है ईथेन। ईथेन के बाद आपको मिलेगा प्रोपेन। प्रोपेन के बाद ब्यूटेन। प्रोपेन के बाद ब्यूटेन होता है, फिर आपको लिटिल बिट मिलता है नाइट्रोजन, और लास्ट में अगर आपको येलो कलर मिल जाए तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। तो मेजर कंपोनेंट हो गया मीथेन, और जो सबसे कम है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपका पेपर किस टाइप का आएगा। और अगर हमारे नोट्स बाय करना चाहते हैं तो विद इन 8 डेज़ आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।